दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं पंजाब सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेके यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। दोस्तों, फाइनली यहाँ पे जो सीएमई फ्यूचर की जो गैप थी वो यहाँ पे फिल हो चुके हैं, जो कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। मैंने थंबनेल पे आज वही चीज़ लगा रखी है और ऑलरेडी से पहले भी वो फिल हुई थी। तो उसको देखते हैं कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या हुई है और जो प्राइस है वो वापस क्यों ड्रॉप हुआ है। और हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि यहाँ पे हमारे पास एक चांसेस है कि जो प्राइस है वो 8800 की रेंज तक आ सकता है और वहाँ पे टच कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उसके आगे की चीज़ों को कि क्या होगा और बाकी की जो अल्ट्स हैं वो किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। प्लस बहुत सारी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए न्यूज़ हैं जो कि हमेशा से होती है। तो जरूर शुरू से आगे तक वीडियो को यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस का वाला कोर्स परचेस नहीं करा है, आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, मार्केट में स्ट्रेटेजीज बिल्ड करना चाहते हो या फिर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपनी नॉलेज को यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हो ताकि आप मार्केट के अप डाउन से यहाँ पे समझ सकें और उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को यहाँ पे आगे करके अपने पोर्टफोलियो यहाँ पे अच्छे से बढ़ा सकें। तो डेफिनेटली दोस्तों, आपको ये कोर्स यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं @cryptobell। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और यहाँ पे अता पता नहीं है, तो मैं आपको टेलीग्राम और ईमेल ID पे ही मिल जाऊंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो के अंदर, देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या बता रहा है, प्लस जो न्यूज़ेस हैं वो यहाँ पे क्या क्या है। तो दोस्तों, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यह है बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट, जो कि हम हमेशा से लेते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमारे पास बना हुआ है, ये वाला अगर आप देखेंगे, जो कि ऊपर या नीचे कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन चांसेस ये हैं कि एक बार ये ब्रेक होके इस एरिया को यहाँ पे टच करेगा, जो कि आप ये एरिया मेरी पुरानी वीडियो में भी देख सकते हो। मैंने 2-3 वीडियो से बना रखा था। तो ऑलमोस्ट आप देखो कि जो प्राइस था वो इसके नीचे तक गया 8668 तक, और वीक मार के वापस ऊपर आया है। अब आगे की पॉसिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो फिलहाल में हम लोगों को 2 या 3 दिन इसको यहाँ पे स्टेबल होना पड़ेगा प्राइस को, यानी कि जो प्राइस रेंज है वो है 8750। अगर इसके ऊपर प्राइस जो होता है वो 2 या 3 दिन तक अभी स्टेबल हो जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस ये बढ़ जाएंगे कि जो प्राइस है वो वापस से यहाँ से ऊपर की तरफ रैली करेगा और इस वाले जो चैनल है, जो कि हम लोगों को ये कह सकते हैं कि मिड नवंबर तक टूटता हुआ मिल जाएगा। और अभी संडे भी आने वाला है, मतलब कल ही संडे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो क्लोजिंग होगी वो वीकली क्लोजिंग पे आने वाली है, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम करेगी। लेकिन अगर प्राइस इसको कल सुबह तक या फिर परसों तक यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता है तो एक और पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो मार्केट है वो थोड़ा सा और नीचे गिरेगा, और जो एरिया होगा वो एक्चुअली ये वाला एरिया होने वाला है। इसको तो हम थोड़ा सा अगर यहाँ से देखने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट 8200 से लेकर 8300 का, जिसके चांसेस थोड़ा सा कम है फिलहाल में। लेकिन हाँ, एक एरिया ये हो सकता है, इसलिए मैं इसको मार्क डाउन करके चल रहा हूँ कि एक यहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट वापस आए। चांसेस हालांकि इसके 10 या 20% है, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट कितने टाइम यहाँ पे स्टेबल रहता है। अगर मंडे को भी यहाँ पे कुछ अच्छा खासा पुशअप देखने को मिलता है तो डेफिनेटली मार्केट इस वाले को बहुत जल्दी तोड़ के बाहर निकल सकता है, क्योंकि हम लोग इसके ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। तो फिलहाल में मैं अगर इसको चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हैं, और इसको हटा के यहाँ पे एक चैनल भी बना सकते हैं, जो कि आप ये पैरेलल चैनल में जाएंगे और यहाँ से अगर आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको ये चैनल इस तरीके से बनता हुआ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब हमारे पास ज़्यादा रूम नहीं है, और अगर मैं इस लाइन को भी अब हटा दूँ तो यहाँ पर जो प्राइस है वो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, ये वाला। अगर आप पूरा इस फॉर्मेशन को देखोगे तो ये एक बुलिश साइन होगा, जहाँ पे कि अगर प्राइस यहाँ रुकता है तो वापस प्राइस यहाँ तक जा सकता है, या तो यहाँ से फिर ब्रेकआउट करके बाहर निकल जाएगा, या फिर प्राइस थोड़ा सा एक बार राउंड इस तरीके से लेके ऊपर की तरफ निकल सकता है। और हो सकता है कि इसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा सा रिवर्ट आए, देन पुल बैकवर्ड। जो भी चीज़ें वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। फिलहाल में तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर एक शॉर्ट टर्म के लिए या फिर 10-20% चांस मिले तो प्राइस थोड़ा सा नीचे यहाँ पे गिर सकता है। इसके साथ दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट की। तो वीकली में अभी देखेंगे तो वीकली में अभी दोनों ही कैंडल नेगेटिव है और वॉल्यूम भी अभी डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई सा बड़ा मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। RSI जो है वो अभी ठीक ठाक मूवमेंटम में ऊपर नीचे ज़्यादा कर रहा है, और कह सकते हैं कि अभी 50 को सपोर्ट ले सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो थोड़ा सा वरीड वाली बात जरूर होगी, लेकिन चलेगा। इसके बाद जो मैकडी है उसमें कर्वेचर नहीं आया है, तो हम देख सकते हैं कि जो ये पुराना वाला कर्वेचर था, इसी तरीके का कर्वेचर देखने को मिला। कोई ऐसा यहाँ से मोमेंटम चेंज वाला कर्वेचर अभी तक BTC में नहीं मिला है, तो ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है वीकली के अंदर।
और प्रॉब्लली अगर मार्केट में कुछ भी चीज़ चेंजेस होती है तो वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ईएमए रिबन की वीकली के अंदर, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वीकली रिबन अब फिलहाल इसको सपोर्ट दे रही है और सबसे जो लास्ट लेवल है वो 7100 के आसपास का, यानी कि अगर वर्स्ट केस में कभी चले जाए तो उतना चले जाएगा, लेकिन उतना तो आप देख सकते हो कि इस कैंडल में भी नहीं गया था। तो हाईली चांसेस है कि यहाँ से प्राइस वापस से पुश करेगा और इसको ऊपर की तरफ अगर क्लोज कर देगा इस वीक में, तो नेक्स्ट वीक हम लोग एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। बाकी प्राइस के साथ मैं चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा। अगर डेली में इस चीज़ को देखा जाए तो डेली में आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि ये वाला लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको होल्ड नहीं करा और प्राइस नीचे आ गया है। हालांकि ऐसा पहले भी हुआ है कि प्राइस नीचे आता है और वापस पुशअप बैक करके ऊपर चले जाता है, क्योंकि अभी इसके नीचे तो मैं इसको एक रेजिस्टेंस मानूंगा जो कि बीटीसी की प्राइस को पुल बैक नीचे की तरफ कर सकता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और वन डे में RSI अभी मिड के आसपास से टर्न अप हुआ है 47 के, पर जो मैकडी है वो थोड़ा सा नेगेटिव, तो पॉसिबिलिटी कि हम थोड़ा सा नीचे ड्रॉप कर जाए एंड उसके बाद से फिर यहाँ से हमें कोई ना कोई सा रिवर्सल देखने को मिले। तो ये दोस्तों कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हो बीटीसी के अंदर जब आप इसमें ट्रेड कर रहे हो, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन सी पोजीशन किस टाइम पे यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट उसमें पे बात करते हैं इथेरियम की, और इथेरियम से पहले हम लोग चलते हैं जरा चार्ट के ऊपर, ये वाला जो कि हम लोगों ने डाला था CME फ्यूचर का। तो यहाँ पे तो उसे पूरी गैप थी और इससे पहले आप देखेंगे तो ये वाली एक कैंडल आके इसको फिल कर गई थी, जिससे हमें लग रहा था कि ऑलरेडी फिल हो चुका है तो चांसेस कम है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है वो वापस से जो प्योर कैंडल है वो आके उसने प्राइस को यहाँ पे कवर अप करा और देख सकते हो कि जो प्राइस था वो 8800 से लेकर 9300 के आसपास का था, जो कि इसने कवर अप यहाँ कर दिया है। तो यस, यहाँ पे अब जो गैप है वो फिल हो गया और फिलहाल में यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गई है कि कल संडे है, तो अगर मार्केट सपोज करिए यहाँ पे खुलता, तो ये वाला अगर हम डेट देखें तो 28 अक्टूबर का था और ये वाला 25, यानी कि अगर कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 25 तारीख को मंडे था और 28 को थर्सडे, यानी कि इनका आता है ट्यूसडे वेडनेसडे। तो ठीक है, अभी तो टाइम है, तो अभी 2-3 दिन तो मार्केट इनका चलेगा, उसके बाद जाके फिर यहाँ पे क्लोज होगा तो हम लोगों को पता पड़ जाएगा कि जो मार्केट है वो किस तरह यहाँ पे बिहेव करता है। लेकिन एक और गैप जो आएगी वो इसी एरिया में कहीं पे आनी चाहिए, तो वो भी फिलअप तो हो गया आगे ना पीछे चल के, तो उसको भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं इथेरियम कॉइन के ऊपर। तो इथेरियम अभी फिलहाल में अपने दोनों तरफ से अटका हुआ है और ऑलरेडी हम लोगों ने ये वाला एक एरिया मार्कडाउन करा था। फिलहाल में थोड़ा साइडवेज चल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अगर ये 194 के ऊपर आ जाता है तो हमारा टारगेट 224 के आसपास होगा, और अगर ये यहाँ से गिरता है तो अभी हम लोग 175 के आसपास को कलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके नीचे गिरता है तो वरी वाली बात होगी। फिलहाल में तो यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है। और अगर बात करें RSI की, तो RSI अपर रेंज में जो कि इसको बुलिश मोमेंटम दे सकता है। मैकडी अभी तक नीचे क्रॉस नहीं हुआ, जैसा ये कर्वेचर यहाँ पे ले रहा है उस हिसाब से ये प्रॉब्लली ऊपर की तरफ कट हो सकता है। तो हमें संडे तक का वेट करना पड़ेगा कि मंडे मॉर्निंग क्लोजिंग का क्या पे क्या होता है। और वीकली के हिसाब से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो वीकली में अभी हम लोगों को भी कोई खास मूवमेंट यहाँ देखने को नहीं मिला, सिर्फ जो प्राइस है कुछ इस तरीके से मूवमेंट ले रहा है। तो प्रॉब्ली चांसेस है कि यहाँ पर ये एक कप बने और ये एक हैंडल बन के यहाँ से प्राइस शूटअप कर जाए, लेकिन वो तभी होगा जब प्राइस इसके नीचे ना गिरे। जो लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी वन डे के चार्ट पे बताया, तो आप उनको अपने चार्ट्स के अंदर भी मार्कडाउन यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइट कॉइन की। लाइट कॉइन ने रैली देने की कोशिश अच्छी करी थी, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस आ गया, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा सा रेजिस्ट हो रहे हैं $64 के आसपास। एक बार इसको क्लियर कर जाते हैं तो फिर डेफिनेटली 71 का हमारा टारगेट अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वापस से प्राइस ड्रॉप हुआ है $64 से लेकर 59 के आसपास। प्राइस अगर इसको थोड़ा क्लियरली अगर सपोर्ट दे देगा तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे रहेगा। एक बार इसको टूटने का वेट करो, उसके बाद फिर यहाँ पे लाइकॉन में रैली अच्छी आ सकती है, जो हमें अच्छे खासे लेवल के ऊपर यहाँ पे ले जा पाएगी। और अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम फिर से डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि एक बड़ा मोमेंटम की प्लानिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ यहाँ पे निकल जाए। नेक्स्ट दोस्तों RSI की बात करें तो RSI अपर रेंज में, जो कि एक अच्छी बात है, और मैकडी भी ऊपर की रेंज में ही चल रहा है, जो कि प्रॉबेबली इसको और पुशअप अपर की तरफ कर सकता है। तो लाइकॉन पर थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं XRP की। तो XRP का जो मैंने आपको रेंज बताई थी वो उस रेंज में आ गया है, तो आप समझ गए होंगे कि ये रेंज हमारी कौन सी थी। तो बाइंग रेंज थी डेफिनेटली, पर अब बस हमारा जो स्टॉप होगा वो इसके नीचे होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे कि अगर बाई चांस यहाँ से कोई भी स्लिपरेज होता है तो हम लोग नीचे की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्लिपरेज नहीं होता इस तरीके का, जो कि इसने 2 बार करा है, तो डेफिनेटली हमारा 36 का जो टारगेट है वहाँ तक टच करने हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। और अगर इसके बात करें तो RSI भी 40 के आसपास है, जो कि रिवर्सल होता है तो अच्छी बात है वन डे के अंदर। लेकिन जो मैकडी वो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो अगर इसमें कुछ उम्मीद दिखती है या फिर थोड़ा सा कर्वेचर मिलता है कि हम लोग इसको चेंज कर पाएँ, तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे कि जो प्राइस है वो किस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे लेता है। वीकली में दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि वीकली भी क्लोज होने आएगा, तो वीकली इस बार इसका नेगेटिव है, जो कि वैसे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि इस एरिया के आसपास सपोर्ट बहुत ज़्यादा है XRP को, तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
मैकडी की बात करें तो मैकडी तो आराम से बुलिश मोमेंटम में है। आरएसआई एक बार टच करने के लिए शायद इस रेंज को थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, वापस पुल बैक कर जाए, तो नेक्स्ट वीक इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान इसमें जरूर रखेगा। लिंक कॉइन की दोस्तों बात करते हो तो लिंक का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिंक के साथ अभी एक ही काम चल रहा है और बहुत जल्द मुझे लग रहा है शायद ये ब्रेक डाउन कर देगा। अगर ये इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है $2.83 को, तो हम लोग $3 के आसपास, $3.7 के आसपास यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो ब्रेकआउट पे आप इसको पकड़ सकते हो, असेंडिंग ट्रायंगल है तो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं रहेगी यहाँ पर। ये वाला बॉक्स थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, ओके। तो ये वाला एक असेंडिंग ट्रायंगल का जब भी एक ब्रेकआउट होता है, प्लस इसमें वॉल्यूम को जरूर मेजर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो एकदम डिक्लाइन हो चुका है, तो इसमें बड़ा मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। डेफिनेटली वेट करिएगा और आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो पता है यहाँ पे कब अपलोड होगी, लेकिन फिर भी आप लोग चेकआउट इसको करते रहना, क्योंकि मैं 3-4 दिन से इसको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। आरएसआई दोस्तों बुलिश मोमेंटम के अंदर, तो आरएसआई तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा, बस मैकडी एक बार बुलिश मोमेंटम में आ जाए, क्योंकि अभी भी बेयरिश मोमेंटम है, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ब्रेकआउट पे आप इसको कैच कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बीएनबी की, और बीएनबी का रेजिस्टेंस बढ़िया प्यारा सा काम कर रहा है, जैसे कि हम लोगों ने सोचा था, और उसका जो प्राइस है उसको थोड़ा सा नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस गिरेगा, तो अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो $18.9 के एरिया से लेकर $18.7 के आसपास यहाँ पे ड्रॉप आउट हो सकता है। और अगर इसको क्लियरली ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है, जो कि वॉल्यूम इसमें भी डिक्लाइन हो रहा है, अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओ, मैं इसको ऊपर करता हूँ, आई होप आप ये वॉल्यूम को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी इसके अंदर एकदम क्लियरली ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस है। तो मुझे लग रहा है कि अगर एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है, देन फिर हमारा जो टारगेट है $25 के आसपास का, उस तक हम लोग इजीली यहाँ पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ऑन्टोलॉजी की, सॉरी बीएनबी के इंडिकेटर्स रह गए। तो आरएसआई ठीक ठाक लेवल पे है, बुलिश जोन के अंदर है, पर मैकडी यहाँ पे नीचे क्रॉस कर गया है, ये थोड़ी सी डिफिकल्टी वाली बात है। तो लेट्स सी कि कौन सा टारगेट यहाँ पे पहले कंप्लीट होता है। ऑन्टो के ऊपर आते तो ऑन्टो वापस हमारे बाय जोन पे आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम बाय जोन हमारे पास ये वाला था, जहाँ से प्राइस ने अगर बात करें तो कुछ 11% का मोमेंटम लिया था, और अभी फिर से उस जोन के आसपास आया है। हालांकि इससे ज़्यादा टच नहीं होना चाहिए, वरना टूटने के चांसेस भी बन जाएंगे। तो अगर इस बार प्रॉपर्ली मार्केट अप साइड इसको दे देता है, तो हम वापस से 40-44% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि $1.2 के आसपास का है। आरएसआई भी नीचे है और मैकडी नीचे क्रॉस हुआ है, जो कि थोड़ा सा बियरिश साइन है। तो वीकली का वेट करिए, वीकली ही सभी अभी कॉइन्स में बताएगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि बिना वीकली क्लोज के भी ज़्यादा चीज़ों को डेली या फिर 4 आवर के बेसिस पे भी नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं नियो की, लास्ट कॉइन है हमारा। तो नियो भी बाय जोन में वापस आ चुका है, पर इसका आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा है, मैकडी भी क्रॉस हुआ है, यानी कि इसकी और ऑन्टोलॉजी की हालत ऑलमोस्ट सेम है। तो वेट करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी या फिर क्या पोजीशन इसके अंदर बनती है, और फ्यूचर में उसको प्राइस के साथ यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। टोटल मार्केट कैप की दोस्तों फटाक से यहाँ पे बात कर ली जाए तो टोटल मार्केट कैप हमारे एकदम बाइंग जोन में आ गया है। आपको मैंने बता दें कि किधर भी साइड टूट सकता है, वैसे बुल फ्लैग है, लेकिन क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल है तो नीचे भी आ सकता है, और ये हमारा जोन था। एग्जैक्ट $226 बिलियन को हिट करा है, और वापस प्राइस स्टेबल है। अगर प्राइस थोड़ा सा इसी तरह से स्टेबल रहता है, मैं सारा कचरा हटा देता हूँ पुराना, तो अभी फिलहाल आप देखोगे तो ये डायगोनली सपोर्ट भी हमको यहाँ पे मिला हुआ है, इसको भी मैं ऐसे हटा देता हूँ। और ये वाली रेंज है, तो ये वाली रेंज पे अब थोड़ा सा प्राइस एक्यूमुलेट होगा। फिलहाल तो उसमें कोई भी वॉल्यूम का ड्रॉप पेज नहीं है, लेकिन हाँ जब भी होता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। वेट करते हैं उस चीज़ के लिए। और अगर हम लोग बात करते हैं टोटल मार्केट कैप 2 यानी कि अल्ट कॉइन के बारे में, सारे अल्ट कॉइन के, तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्टिव रेंज दिखाया है इस जोन के आसपास। मैं उसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, इस जोन के आसपास आप देखोगे तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो $84 बिलियन हमारे पास होगा, और बहुत सारे अल्ट अच्छे परफॉर्म भी यहाँ पे कर रहे हैं। आरएसआई नॉर्मल है, मैकडी नीचे की तरफ क्रॉस हो गई है, मेरे लिए थोड़ा सा वरी वाली बात है, लेकिन हाँ आरएसआई पलट भी सकता है अगर थोड़ा सा वॉल्यूम, सॉरी मैकडी पलट भी सकता है, थोड़ा सा वॉल्यूम अच्छा यहाँ पे आ जाए। बाकी हमने चार्ज देख ही लिए हैं, और अब ये वाली गैप भी फिल हो गई, तो हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। जो भी नई गैप आएगी उसके हिसाब से फिर उस दर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ आ रही स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से। आप सभी का शायद अकाउंट हो या फिर नहीं हो तो आपने नाम तो जरूर सुना होगा। इन्होंने भी दोस्तों पे इथेरियम एंटरप्राइज लाइसेंस को ज्वाइन कर लिया है, EEA, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि इथेरियम कॉइन क्या है, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ समझाई है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक उसका प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये एक्चुअल में क्या है, एक छोटा सा इंट्रो टाइप, तो ये 2017 में मार्च में फॉर्म हुई थी, जिसका कोलैबोरेटेड एफर्ट था, और ये लोग एक्सप्लोर करना चाहते थे नए डेवलपमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकचेन सॉल्यूशन इकोनॉमिकल सेक्टर्स के अंदर। अभी की कौन कौन सी कंपनीज को यूज़ करिए बात करें तो इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट है, हाइपर लेजर है,
और कुछ इंटरनेशनल इसमें बैंक है जैसे सेंटर और रशियन सिब्रा बैंक। तो ये कुछ बैंक है जो अभी इसको यूज़ कर रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी इस पे आ गया, जो कि इथेरियम प्लेटफॉर्म के लिए तो एक अच्छी बात है, क्योंकि इथेरियम अलाइंसेस है तो आखिरकार उन्हीं का ही। तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट चीज़ों को कर लीजिएगा, उस वीडियो में मैंने सब कुछ यहाँ पे बताया है। अगली दूसरे पे खबर आ रही है इथेरियम की तरफ से। इथेरियम का जो हार्ड फोक है, जिसे हम सभी लोग कह रहे थे, जिसका वेट करते इथेरियम 2.0 यानी कि इस्तानबुल हार्ड फोक, वैसे उसको सॉफ्ट फोक भी आप कह सकते हो, पर हार्ड फोक इज ओके। तो ये दोस्तों कंफर्म हो गया, 4 दिसंबर को यहाँ पे होने वाला है जो भी इनका ब्लॉग है उसको, इस्तानबुल वाला। तो डेफिनेटली उसका वेट करेगा। बाकी डिटेल्स के लिए वो वीडियो रेफर करिए, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कि आपको इथेरियम के साथ मतलब क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में होने वाली है और किस तरीके से कि आगे का फ्यूचर इसका डिफाइन यहाँ पे होने वाला है। अगली दोस्तों खबर आ रही है यहाँ पे बैक्ट की तरफ से। बैक्ट वही हम सबका प्यारा दुलार जिसका साल भर से इंतजार था, फाइनली आ गया। और आते से धूम तो नहीं मचा पाया था, लेकिन अब यहाँ पे खतरनाक धूम मच रही है। आप देख सकते हो कि अभी 1756 बिटकॉइन इसके ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, जिनकी वैल्यूएशन की अगर बात करी जाए तो जो बैक्ट है वो आपको ये वाले ग्राफ में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली इस चीज़ को देखोगे तो 15 मिलियन पर डे का वॉल्यूम इसके पास यहाँ पे पहुंच गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं अगर इसी तरह से वॉल्यूम बढ़ेगा, और ये पैसा किसी रिटेलर का नहीं है, ये सारा की सारा पैसा जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनका है। तो आप समझो कि 15 मिलियन आ चुका है। जब भी 100 मिलियन 200 मिलियन के पास जाएगा तो बीटीसी का प्राइस भी आगे ना पीछे तो बढ़ना ही है, तो वहाँ पे बढ़ने लगेगा। अगली तो सब पे खबर आ रही है मनीग्राम की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि मनीग्राम कौन है, नहीं पता तो बता दो कि पेमेंट सर्विस है जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा भेजने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे दोस्तों वो 10% यूज़ कर रही है यूएस और मैक्सिको, ये दोनों कंट्रीज के बीच में क्रिप्टो अनेबल बिजनेसेस को, यानी कि दोस्तों रिपल, आप बहुत सारे लोगों का फेवरेट, ठीक है मेरा भी फेवरेट है, ऐसी बात नहीं है। तो रिपल को दोस्तों यहाँ पे यूज़ करा जा रहा है और 442 बिलियन तक का जो फंड है, यानी कि अगर रेमिटेनी की बात करें तो 573 बिलियन के आसपास का कुछ रेमिटेनी इन लोगों ने अभी तक भेजा है उसके थ्रू, जो कि इनका सिर्फ 10%। तो मतलब आप सोचो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर का मार्केट है। रिपल कैचअप करेगा तो क्या होगा और बाकी इनका तो अभी इवेंट भी चल रहा है, तो आप जाके देख सकते हो। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है कि यूजर्स यहाँ पे हो रहे हैं। आखिरी दोस्तों खबर आ रही है मलेशिया की तरफ से, और ये खबर दोस्तों एक ऐसी खबर है जो कि आपकी बैंकिंग की पॉकेट्स पे थोड़ी सी डाल सकती है थोड़ी सी नज़र। तो यहाँ पे दोस्तों खबर ये आ रही है कि जो मलेशिया है उन्होंने जो कैश है उसकी लिमिट यहाँ पे सेट कर दी है कि आप $6000, यानी कि अगर बात करें मलेशियन रिंग उनकी करेंसी में जो जिसका नाम रिंगेट है, तो यहाँ पे आप 25,000 रिंगेट से ज़्यादा एक महीने में खर्च नहीं कर सकते हो, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ कैश। आप डिजिटली कर सकते हो, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ऊपर आप नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर फिर वो इलीगल हो जाएगा। इन्होंने ये भी निकाला कि एक मंथली कितना खर्चा आता है मलेशिया के अंदर। तो यहाँ पे पता पड़ा $1900, जो कि इनका बनता है करीबन 8,000 रिंगिट के आसपास। 8,000 रिंगिट का इनका कुछ मंथली का खर्चा आता है। तो 25,000 की लिमिट ठीक है, लेकिन एक लिमिट लगाना आप भी समझ सकते हो। जैसे इंडिया में एटीएम से 20,000 की लिमिट है कि आप पर डे 20,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, और किसी को अर्जेंसी हो या फिर कुछ तो, और कभी कहीं से किसी बैंक वाले ने अकाउंट आपका ब्लॉक कर दिया हो, तो फिर तो यहाँ पे कहानी खत्म ही हो जाती है। पर ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स है इट्स ओके। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत सारी वीडियो लाइनअप में, जो कि आपको मंडे से मिलना शुरू हो जाएंगी। कल तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ मंडे से आपको डेफिनेटली यहाँ पे वीडियो सारी प्रॉपर्ली मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी, दोस्तों वीडियो आगे पसंद तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करें, दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप इस तरह के इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें और पूरे मार्केट से यहाँ पर अपडेटेड रह सके। तो बस दोस्तों मिलता है आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।